हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनीसॉल इंस्टीट्यूट। आई एम लवजीत सिंह। आज के लेक्चर में हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज कूलम्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं। आई नो कि इलेक्ट्रिक चार्ज से लेकर के अभी तक के सारे टॉपिक्स जो हैं वो बेसिक्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम आगे इलेक्ट्रिसिटी या फिर आगे अपनी 12th के जितने चैप्टर है फिजिक्स के वो करना चाहते हैं। तो कूलम लॉ इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन योर सिलेबस। कूलम लॉ जो है वो बहुत फेमस लॉ है और ये बहुत सारी जो आगे बनी हुई लॉज है उसमें यूज हुआ है, आगे आने वाले जो डेरिवेशंस हैं उसमें यूज हुआ है। आप ये चीज मत सोचा करिए कि मैं जंप कर जाऊंगा 1 चैप्टर या 2 चैप्टर फिर 3rd चैप्टर पे पहुंच जाऊंगा। 12th क्लास की बात कर रहा हूँ फिजिक्स की, ऐसा नहीं होता। ये सारे जो आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है वो सारा इंटरकनेक्टेड है। आप फर्स्ट यूनिट करोगे, बेसिक यूनिट है सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बाद ही सेकंड यूनिट की टॉपिक्स जो आपको समझ आने स्टार्ट होंगे। ठीक है, सेकंड यूनिट आप डायरेक्ट कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके पहले कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है अच्छी तरह से 10th क्लास से, या फिर जो ICSE बोर्ड पे पढ़े उनके और ज्यादा क्लियर होते हैं बिकॉज उनका सिलेबस जो है वो वास्ट होता है थोड़ा। बट यहाँ पे कूलम जो लॉ हम जो अभी करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे ध्यान से सुनना। अगर कोई डाउट आएगा मुझसे फिर पूछ लेना, अदरवाइज आपको कोई डाउट आने नहीं वाला। कूलम लॉ जो है, कूलम साइंटिस्ट का नेम है, इसने एक लॉ बनाई थी। ये बताने से पहले मैं आपको 11th क्लास का जो है या फिर मैं जो नेचुरल फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, नेचुरल फिनोमेना में आपने पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशनल लॉ, मैं इससे कराने से पहले ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में बताऊंगा। बिकॉज अगर आपको ग्रेविटेशनल लॉ क्लियर है तो कूलम्स लॉ भी इतनी बड़ी बात नहीं है। ग्रेविटेशनल लॉ क्या थी? ग्रेविटेशनल जो न्यूटन ने दी थी, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन की ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहती है? वो कहती है कि एक बॉडी अगर एक दूसरी बॉडी के कुछ डिस्टेंस दूर पड़ी हुई है, मतलब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के कुछ डिस्टेंस पे है, समथिंग आर डिस्टेंस, तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पे फोर्सेस लगाएंगी। बट यहाँ पे कोई रिपल्सिव फोर्सेस नहीं बताई गई थी, अट्रैक्टिव फोर्स ही बताई गई थी। ये दोनों मास एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, दोनों मास जुड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो उसने फोर्स बताई थी वो बताई थी F is directly proportional to product of masses, and second thing is F is inversely proportional to the distance, square of distance between them। तो मतलब एक बॉडी अगर यहाँ है, एक बॉडी यहाँ है, तो उसका जो फोर्स लगेगी एक दूसरे के ऊपर उसके मासेस के ऊपर डिपेंड करती है, कितना मैटर है उनके अंदर। वो मैटर जो है वो ग्रेवियंस जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। बट ये जो आर डिस्टेंस है, जितनी दूर होंगी उतनी फोर्स जो है वो कम हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे आएंगे, वो जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताया था जो आपका नेचुरल फिनोमेना में ग्रेविटेशन का लॉ है। सिमिलरली यहाँ पे मासेस की जगह चार्जेस आ जाते हैं। सपोज कूलम ने कहा कि एक चार्ज यहाँ पे Q1 है और एक चार्ज यहाँ पे Q2 है, दोनों के बीच में कुछ भी डिस्टेंस ले लो आप, मैंने R ले लिया, आप A ले लो, कुछ भी ले लो। वो कहता कि दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम नहीं कह सकते, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, बिकॉज ये डिपेंड करता है चार्जेस के नेचर के ऊपर। तो उसने बोला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे भी इसको कंबाइन करता हूं तो हमने जो वहां पे पढ़ा था इक्वल टू में लगा करके G आया था, जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, G m1 m2 by r²। सिमिलरली यहाँ पे जो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ लिखता हूं तो यहाँ पे F इज इक्वल्स टू K समथिंग कोई कांस्टेंट है Q1 Q2 by r²। K Q1 Q2 by r²। अब यहाँ पे जो K की वैल्यू है वो हमें डिफाइंड है, मींस वो हमें वैल्यू पता है। तो जो K की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट आ जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है या फिर एप्सिलॉन क्या होता है। नोट तो चलो हम नोट तो मीडियम के लिए यूज करते हैं कि ये वैक्यूम है, बट ये जो एप्सिलॉन है, ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन।
एप्सिलॉन आपको मैं बता देता हूँ होता क्या है। एप्सिलॉन एक तरह की प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, इलेक्ट्रिकल मटेरियल की। मींस एप्सिलॉन की वैल्यू बताती है कि ये इलेक्ट्रिकल मटेरियल जो है उसकी क्या कैपेबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो करने की अपने अंदर से। एक्चुअली इसको बोलते हैं परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी से इनको डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे परमिटिविटी वर्ड से हमें एक चीज क्लियर होती है, परमिट या परमिशन देना। कोई एक मटेरियल है, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब हम अपने घरों में अगर वायरिंग कराते हैं, कुछ कराते हैं, तो उसमें वायरिंग के लिए कितने सारे अलग अलग मटेरियल की जो वायर्स मिलती हैं हमें। आयरन की वायर भी लगा लो आप, वो भी चल जाएगा, करंट उसमें से भी पास कर जाएगा। कॉपर की वायर लगाते हैं, उसमें से भी करंट पास करता है। सिल्वर की वायर लगा दो, उसमें भी करंट पास करेगा। या आप गोल्ड की चाहे वायर लगा दो, उसमें से भी करंट पास करेगा। वो एक्सपेंसिव है इसीलिए हम नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, परमिशन गोल्ड की वायर लगाना या फिर सिल्वर की वायर लगाना, इट इज वेरी वेरी बेस्ट ऑप्शन, बट ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ये अफोर्ड हम नहीं कर सकते। सो इसीलिए कॉपर की वायर्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अब क्या है इसका मतलब, कॉपर वायर जो है सही अमाउंट में करंट को पास करवाती है किसी कॉपर मटेरियल के अंदर से। ओके, वही अगर मैं कोई और मटेरियल ले लूं, उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो रेजिस्टेंस के फैक्टर्स होते हैं, वो मैं अगली यूनिट में आपको समझाऊंगा। सो कितनी परमिशन देता है करंट को पास करने की कोई मटेरियल, उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी, इससे डिनोट करते हैं। तो इसको हम फर्दर और भी ज्यादा अच्छे से जानेंगे आगे चल के। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो के की वैल्यू है। अब नॉट यहाँ पे सिर्फ वैक्यूम के लिए लगा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे वैक्यूम का केस लेंगे। सो एफ की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 over R square. So this is our Coulombs law. So ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इसकी वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन होती है 9 × 10⁹9। ये वैल्यू याद रखना, अगर हमने न्यूमेरिकल्स में यूज करनी है तो डायरेक्टली यही यूज करनी है, k की वैल्यू 9 × 10⁹9। सो मतलब f की वैल्यू में एक और मिल गई 9 × 10⁹9 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि 1 कूलम को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। 1 कूलम को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं। अगर हमें क्वेश्चन आ गया डिफाइन 1 कूलम, सो मैं इसी लॉ को यूज करके 1 कूलम को डिफाइन करूंगा। सो आई होप कि आपको यहां तक समझ आया होगा। सो 1 कूलम को डिफाइन करने के लिए मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, 1 कूलम। सो 1 कूलम के लिए मैं फोर्स को 9 × 10⁹9, यहाँ पे मैंने इसकी यूनिट नहीं लिखी, आप यूनिट लिख सकते हो। जो k की यूनिट है वो क्या बनती है आप देख सकते हो। अगर मैं k की, दिस इज k ना, दिस इज k, अगर मैं k की वैल्यू लिखूँ तो f R² इधर आ जाएगा, तो Q1 Q2 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो f की जो यूनिट है वो न्यूटन, r की यूनिट जो मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। q की यूनिट जो है वो कूलम, कि q की यूनिट कूलम होगी, तो 2 है ना, कूलम स्क्वायर होगा, ऊपर जाकर के -2 हो जाएगा, तो वो यूनिट आप लिख सकते हो उसकी। तो यहाँ पे मैं फोर्स को 9 × 10⁹9 न्यूटन ले लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ कि लेट कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, दोनों इक्वल हैं। Q में लिख देता हूँ उससे, मैं इसे Q को लिख रहा हूँ। R मैं ले लेता हूँ, दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर। अभी देखो मैंने जस्ट वैल्यूज ली है, अभी आपको समझ लग जाएगी मैंने क्या किया है। अगर मैं F की वैल्यू 9 × 10⁹9 डाल दूं, यहाँ पे इस फॉर्मूले में f की वैल्यू 9 × 10⁹9 डाल दी, और उधर भी है 9 × 10⁹9, और q दोनों सेम है,
क्यू स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 1 का स्क्वायर, बिकॉज ऐसे यूनिट मीटर में लूंगा तो 1 का स्क्वायर। क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सारा कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, तो क्यू की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, मतलब 1 क्या, कूलम। इसका मतलब या तो प्लस में कूलम 1 कूलम, या फिर नेगेटिव 1 कूलम। सो चार्ज को मैं 1 कूलम कब बोलूंगा, जब मेरे पास फोर्स 9 × 10⁻⁹ हो और दोनों चार्जेस जो हैं वो इक्वल हो और दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर हो। सो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। सो आप चाहे लिख भी सकते हो, चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम। चार्ज को हम 1 कूलम तब बोलेंगे, चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम if two equal charges experiences a force of 9 × 10⁹ and apart from each other by a distance of 1 मीटर। क्लियर? जस्ट मैंने एक इंग्लिश में लिख दिया है, ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया है, कुछ नहीं है ये, मैंने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है ये मैथमेटिकल्स को सारा। क्लियर? अगर आप डेफिनेशन को चाहते भी हो तो मैं यहाँ पे आपके लिए डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो ये डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन को देख सकते हो। चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम इफ टू इक्वल चार्जेस exerts force of 9 × 10⁹ न्यूटन अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। सो ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको कूलम लॉ जो है वो समझ आ गया होगा। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी रही हैं, कुछ बहुत सारी एडवांटेज तो हैं, इसकी लिमिटेशंस भी कुछ रही हैं। मैं आगे के लेक्चर्स में वो आपको क्लियर कर दूंगा, और आगे के जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके रिगार्डिंग, बिकॉज इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल्स में स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉब्लम आती है, अगर वो प्रॉब्लम्स जो हम सोल्व करेंगे सारी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे। सो स्लोली अच्छी तरह से आप टॉपिक्स को करते जाइए, टाइम को वेस्ट नहीं करना। Okay then, thank you.